हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है थोड़ी सी जो बीएड वाले हैं थोड़ी सी दुख की घड़ी है दोस्तों। और आप लोग जो बाकी दो दोस्त हैं थोड़ा सा हौसला दीजिए, जो कि ऐसा कुछ ना हो। जो किसी के साथ ऐसा होता है तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सब कोई इक्वल है और सबकी हक है इस देश में रहने की और समानता का अधिकार लेने की, ठीक है। तो आप लोग किसी भी तरह का तथ्य ना करें और आपस में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा सबको पालन करना है और इसी में अपना पढ़ाई जारी रखते हुए दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार से, तो आप इसको क्लास को कंटिन्यू करते रहें और जिससे आपको क्या होगा, बाधित आपकी तैयारी न हो। क्योंकि डिसीजन जो होना है होगा वो तो होगा ही। चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एडिटोरिया जो है बिहार तथ्य संग्रह, जो एडिटोरिया प्रकाशन का है, और इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव के रूप में आपको बिहार का से रिलेटेड सब पॉइंट हम एक एक पॉइंट देखेंगे। और इसका क्या होगा, एमसीक्यू दूसरी वीडियो में, मेरा एक और वीडियो कल मैंने अपलोड किया था और फिर आज होगी, जिससे क्या होगा, यहाँ आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और दूसरी ऑब्जेक्टिव आपकी बिहार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो चाहे बिहार टीचर बहाली हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बिहार से रिलेटेड, तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका मुख्य बिंदु समान परिचय है, जो यानी बिहार के समान परिचय हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो हुआ कैसे, 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, इसीलिए इसी राज्य का नाम, स्टेट का नाम बिहार पड़ा। अगर बिहार की हम भौगोलिक स्थिति देखें, भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो क्या क्या है बिहार के भौगोलिक स्थिति। बिहार जो है उत्तर पूरब में स्थित है। उत्तर पूरब कहने का मतलब कि अगर हम एक डायरेक्शन बनाते हैं, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो इंडिया की अगर मैप एक छोटी सी अगर बनाऊं तो यहाँ है और बिहार हम लोग यहाँ है, इसीलिए कहाँ पड़ता है हमारा। अगर इस मैप के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। कितना हो घुमा के ऑप्शन दे दे, आप सही लगा के आएंगे। तो यहाँ है बिहार, इसलिए कहाँ है, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, नहीं इधर है, तो इसीलिए उत्तर पूरब में स्थित है। उसके बाद थोड़ा सा मैप पे ध्यान देंगे दोस्तों। अगर मैप से आप पढ़ाई करते हैं ना, अगर मैप पढ़ने की आदत लग जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। और देखिए, जैसे मैं बता दूं, जैसे यहाँ नेपाल है, अब पूछ देखेगा नेपाल से लगा हुआ जिला कौन कौन है, या कौन इसमें नहीं, 4 गो दे देगा, 4 गो 3 गो दे देगा कि हाँ सटा हुआ है, एक नहीं देगा, है ना। तो इस तरह से चारों तरफ से आप इसको बारीकी से थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। या आप कहेंगे तो मैप का एक अलग क्लास तो मैं लूँगा, मैप का क्लास दूंगा ही, बट अभी जो है इसका ये ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा विस्तार देख लेंगे। उत्तरी अक्षांश जो है विस्तार जो है नीचे दिया हुआ है दोस्तों। देखिए अक्षांश विस्तार अगर हम देखते हैं तो कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है, ठीक है, ये अक्षांशीय है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 83 19 50 ईस्ट से 88 17 40 ईस्ट तक, ठीक है। और सबसे वही क्वेश्चन आता है कि राज्य की आकृति का कैसा है, ठीक है। तो क्या है, आयताकार है, ठीक है। आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जानते होंगे, बट एक बार बेसिक आप, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार बेसिक पढ़ लीजिए ना, एक दो बार, तो आपके अंदर और सिर्फ ही रिकॉल हो जाएगा और आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई, घोषणा हुआ। दूसरा पॉइंट है बिहार 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित, पहले जो था उड़ीसा और बिहार एक साथ था,
है ना। झारखंड पहले एक ही सा था। सबको प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। 1 अप्रैल 2012 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन भी हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। ठीक है। उड़ीसा क्या हुआ, एक अलग राज्य बन गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जो अगर देखा जाए तो 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है 28वां स्टेट बना। अगला पॉइंट है देखिए बिहार का स्थापना दिवस। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल देखते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.86%। और ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है। कुल जनसंख्या जो है बिहार की जनसंख्या अगर देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार तो है 10,40,99,552। और अभी तो जनसंख्या बढ़ गया होगा, अभी जनगणना होगा तो पता चलेगा। बट जो आंकड़ा भी है उसी के आधार पे अभी हम लोग किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उसी आंकड़ा को लेना होगा। अगला पॉइंट है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60%। अगला पॉइंट है भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार है ना, यानी तीसरा। ठीक है। लंबाई जो है इसका उत्तर से दक्षिण, जैसे उत्तर से दक्षिण बिहार की अगर लंबाई कितना है 345 किलोमीटर, और चौड़ाई है जो है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, यानी इसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा है और ये क्या है कम है, ये जो है चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है। यानी 483 ये है और 345 ये है। ठीक है। जैसे एक बार और हम मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटा समझ में आएगा। ये जो है ये कितना है 345 है और ये है 483 है, यहाँ से यहाँ तक 483 है। ठीक है। अगली पॉइंट है समुद्र तल से इसका ऊंचाई बताना है दोस्तों। तो आता है कि बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। यही सब क्वेश्चन है जो MCQ के रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि आप एक बार विस्तार से पढ़े रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी रहेगा। समुद्र तल की ऊंचाई जो है हो गया था। उसके बाद औसत वर्षा जो होती है बिहार में जो होती है 112 सेंटीमीटर, या एक बार रिपीट करता रहा हूँ, समुद्र तल की ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर। अगली पॉइंट है प्रशासनिक विभाजन देखना है दोस्तों कि कैसे प्रशासनिक विभाजन बटा हुआ है और किस तरह से शासन होता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र का किसी भी एरिया कोई भी राज्य साम्राज्य हो, अगर उसको हम प्रशासनिक में नहीं बांटे तो वहाँ शासन करना आसान नहीं होता है। ठीक है। कुछ ना कुछ रूल नियम के साथ में सबको चलना होता है। तो इसको अगर देखते हैं तो प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में बिहार को बांटा गया है। ठीक है। जिलों की संख्या अगर देखें तो 38 जिला है और 38वां जिला है अरवल है, और मंडल की संख्या है जो है 101 है। प्रखंड से अंचल है 534, और पंचायतों की संख्या जो देखते हैं बिहार में कितने हैं 8,058। अगर बिहार में देखें नगर निगम जो है 19 है और 19वां जो है सहरसा को बनाया गया है। अगली है नगर परिषद जो है 88 को है और नगर पंचायत 154 है। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ है कि पुलिस जिला जो है 40 को है। 38 जिलों के अतिरिक्त जो है बगहा और नवगछिया में 2 पुलिस जिला अतिरिक्त है। क्यों? क्योंकि जो है पश्चिमी चंपारण है डिस्ट्रिक्ट जो है बड़ी डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसलिए बगहा और बेतिया 2 को वहाँ बनाया गया है। बेतिया है और एक बगहा है। अगली पॉइंट है बिहार का विधायिका। ठीक है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। ठीक है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243,
साथ ही बिहार परिषद सीटों की संख्या, इस सब आंकड़ा को याद रखेंगे दोस्तों, 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि दोस्तों कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को निम्न सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सभा कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसको निम्न सदन और इसको उच्च सदन कहा जाता है। अगली पॉइंट है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 38 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, जो कोटरिया और मनिहारी का है। अगली पॉइंट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कौन कौन इसमें है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है। अगली पॉइंट है, राज्य की चौहद्दी सीमा है ना, तो इसको मैं पहले भी एक मैप में बताया था, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, या आपको जानकारी भी होगा, नहीं होगा तो फिर से रिकॉल कर लें। यहाँ है नेपाल, ठीक है, मैं बताया था स्टार्टिंग में, नेपाल, यूपी है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है और नीचे क्या है? झारखंड है, ठीक है, झारखंड है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका चौहद्दी हम बता सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर में क्या है। उत्तर में नेपाल है। नेपाल से जो है बिहार के 7 जिले सीमा सजा करते हैं, जिसमें कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगली पॉइंट है, दक्षिण में झारखंड राज्य है। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा सजा करते हैं। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अगली पॉइंट है, पूरब में जो है पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। तो देखते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, मैं मैप पे बता दिया हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। इस तरह से चौहद्दी है बिहार का। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन जरूर रहता है 1-2। राजकीय प्रतीक, बिहार के अगर आप निवासी हैं तो बिहार के बारे में, या बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार शिक्षक हो, कुछ भी हो, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बिहार राज्य के रहने के चलते या किसी भी एग्जाम दे रहे हैं तो पॉइंट क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा, और राजकीय पशु जो है बैल है। और इससे पहले 2013 से पूर्व क्या था? रीछ था, इसको हटा करके बैल बना दिया गया, बैल को अपना लिया गया। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। उससे पहले क्या था? पाख्ता था। अगली पॉइंट है, राजकीय मछली मांगुर। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन विहार। ये क्या है? बिहार का राजकीय गीत है। इसका गीतकार कौन है? सत्यनारायण। संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार। मान्यता मिला था इसको 2012 में। साथ ही बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? ये गीत क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। क्या है? ये आपका प्रार्थना गीत है। अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों, प्रमंडल और संबंधित जिले हैं। कि हमारा जो है 9 प्रमंडलों में बटाया गया है, उसमें कौन कौन जिला आता है? तो पहला क्या है? सारण है। सारण में कौन कौन आता है? 3 जिला आता है। कौन कौन? सारण, सिवान, गोपालगंज, ठीक है। उसके बाद तिरहुत में आता है, जिसमें 6 आते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। तीसरा में है दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिला आता है। अगली पॉइंट है, कोसी में आता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में आता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और पटना में आता है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास। मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर में आता है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और लास्ट भागलपुर में आता है भागलपुर और बंका।
और इसको हम एक मैप के अनुसार हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ ये मैप है, इसके अनुसार हम देखेंगे। देखिए तिरहुत में आ जाता है, तिरहुत में आएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये क्या हुआ, इस तिरहुत हो गया। ये हो गया सारण, इतना, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये क्या हो गया, सारण। ठीक है, पटना देखें तो यहाँ तक हो जाता है पटना। देखिए नालंदा, पटना, उसके बाद अरवल, सॉरी बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर जो है पटना के अंतर्गत आता है। मगध के अंतर्गत आता है गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, मुंगेर के अंतर्गत आता है खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, ये क्षेत्र आ जाता है। ये भागलपुर के साथ में जाता है। ये जो है पूर्णिया के क्षेत्र में आता है, और ये आपके कोसी आ जाता है। ठीक है, और ये मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर का दरभंगा में आ जाता है। इस तरह से इसको 9 प्रमंडल में बांटा गया है। अब देखते हैं बिहार का इतिहास, चैप्टर 2 हो जाएगा यहाँ से, बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास जो है देखना है दोस्तों, तो इसको बांटा गया है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध और एवं जैन धर्म। इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या इसका स्रोत है, कैसे उदय हुआ। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत जो है, प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत हम देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली, मनेर पटना में पड़ता है, सोनपुर सारण जिला में पड़ता है, से ताम्र प्रशस्त्र वस्तु और मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको जानकारी मिलता है। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि जो है स्थान से प्राप्त हुए हैं शिलालेख, अभिलेख, जिससे हमको जानकारी मिलता है। और ये जो जितने अभिलेख मिले हैं ये पश्चिमी चंपारण में है, इसीलिए पश्चिमी चंपारण महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का आंदोलन जो है चंपारण से स्टार्ट किए थे, इसीलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार के अगर किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं दोस्तों, तो चंपारण से क्वेश्चन 2 से 3 रहना ही रहना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा पॉइंट बन जाता है। जैसे त्रिवेणी नहर या भैंसा लोटा नहर बोलते हैं, सोमेश्वर के पहाड़, बिहार की सबसे ऊंची चोटी वहीं पे है, सबसे पहाड़ ऊंची वहीं है, गंडक नदी का वहीं से सोमेश्वर के पहाड़ से निकलती है। ये सब बहुत सारा पॉइंट है जो बिहार से चंपारण से बनता है। अगली पॉइंट है बराबर की गुफाएं जो है राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। बराबर की गुफाएं से भी जानकारी मिलती है ना। अशोक ने अजूकों को दिया था, वहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, इससे जानकारी मिलती है। खुदाई से प्राप्त सीख के मन की मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है जो हमको बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पॉइंट है साहित्यिक स्रोत, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, बौद्ध द्वारा लिखा गया रचनाएं कौन कौन है, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, और जैन द्वारा लिखा गया भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज जो इंडिका का रचना किए थे, फहियान, इतसिंह, ह्वेनसंग यात्रा वृत्तांत, इन्होंने आए और यहाँ भ्रमण किया, उसके बाद इसके बारे में उन्होंने लिखा है। अगली पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, स्थानीय लेखकों का विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आता है अगली पॉइंट पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है, इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्रह था। उस समय क्या करता था, शिकार करता था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन की खोज के लिए एक दूसरे से दूसरे स्थान जाता था और उसको संग्रह करके इकट्ठा करके रखता था कि हम अपनी भूख को मिटा सकें। अगली पॉइंट है बिहार, दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व के हैं। अगली पॉइंट है मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेट, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। देखिए उसके बाद क्या आखेटक था, खाद्य संग्रह हो गया था, पशुपालक यानी पशुपालन करने लगा था। और पहला पशु किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। क्योंकि कुत्ता को इसलिए बनाया था कि जो भी कोई आता था आसपास, घर के आसपास जहाँ
रहता था तो उसको जानकारी हो जाता था कोई जानवर आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है, तो इससे उसको लाभ हो जाता था कि जानकारी हो गया, इसीलिए कुत्ता को बनाया। अगली पॉइंट है, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष जो है लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। दोस्तों जो ये चैप्टर मैं करा रहा हूँ, ये क्या हुआ आपको सब्जेक्टिव के रूप में आपको मिल रहा है, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसका तो मेरा MCQ आएगा एडिटोरियल प्रकाशन का ही, और उसको बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन है ऑटोमेटिक बनने लगेगा, और आपको लगेगा कि वाकई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ गया और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये कि भी क्वेश्चन बिहार से नहीं छूटेगा। अगली पॉइंट है नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव वस्तु में निवास करने लगा था। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ था, पहले जो था खाद्य को संग्रह करता था, लेकिन अब क्या करता था, इसको पैदा करने लगा, उपजाने लगा, है ना। किसी भी फल मूल या साग सब्जी कुछ भी हो जो खाने की वस्तु है उसको लगता था, उसको जैसे कोई आम खा लिया, ठीक है, उसको पौधा को फेंक दिया, कुछ दिन के बाद देखा कि वहाँ से निकल गया पौधा और फिर उसमें आम लग गया, तो उससे क्या हुआ, उसको एहसास हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पैदा भी कर सकते हैं, उत्पादन भी कर सकते हैं, और घर का निवास भी बना लिया, बस्तियों को भी बना लिया, रहने लगा था। अगली पॉइंट है नवपाषाण काल में अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद सारण से, चचेर वैशाली मनेर पटना सनुवार रोहतास से पत्थर और हड्डियों का औजार भी प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों से नवादा और जमुई के गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगली पॉइंट है ताम्रपाषाण काल। चिरांद सोनपुर तराईडीह चेचर मनेर सोनवार आदि से ताम्रपाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में दोस्तों है आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस जो सभ्यता का इतिहास था वेदों पर आधारित था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है कि आर्यों की समाज कैसा था, तो वैदिक सभ्यता थी, और क्यों वह सभ्यता जो था कैसा था, वैदिक सभ्यता क्यों था, तो वेदों पर आधारित था, इसलिए वैदिक सभ्यता था। अगली पॉइंट है वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला कौन था, पूर्व वैदिक काल, तो इसका कार्यकाल क्या था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, इसको याद रखेंगे कि बिहार में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ, उत्तर वैदिक में हुआ, पूर्व वैदिक काल में नहीं था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। अगली पॉइंट है ऋग्वेद में बिहार को किकट एवं वार्तय शब्द से संबोधित किया गया है। बारह पुराण में किकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अगली पॉइंट है महाजनपद, और सबसे जरूरी चीज़ कि महाजनपद को समझना होता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, यानी पूरा जो प्रदेश है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है का विस्तार बिहार में था। कौन कौन था, वज्जी या लिच्छवी, वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र जो था इसको वज्जी या लिच्छवी कहा जाता था। मगध, पटना, गया, नालंदा जो है क्या था, मगध क्षेत्र था। अंग जो था भागलपुर और मुंगेर, इस तरह से आपका 3 क्षेत्र था। वज्जी महासंघ की हम देखते हैं महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, 8 कुल था। कौन कौन था, वज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक था, विदेह था, उग्र, भोज, कुरु, इक्ष्वाकु। इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध क्या था, लिच्छवी था, और लिच्छवी जो था प्रथम गणतंत्र राज्य भी था विश्व का। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी, शायद
इसीलिए वैशाली नाम पड़ा था। अगली पॉइंट है, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह कुंडग्राम की ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मगध महाजनपद। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद अगर कहा जाए तो मगध था। मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर अभी वर्तमान में कहा जाता है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। इसीलिए 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अगर आप भी जाएंगे कभी तो जरूर इस क्षेत्र को देखेंगे। चारों तरफ पहाड़ी है, जिससे क्या होता था कि आक्रमण करने वालों को सोचना पड़ता था कि पहाड़ी को कैसे हम पार करें और राज्य पे हम हमला करें। चूँकि राजधानी पे हमला हो गया, इसका मतलब सारा राज्य पे हमला हो गया। इसीलिए सुरक्षित की दृष्टि से वहाँ बनाया जाता था कि 5 पहाड़ी है चारों तरफ से और बीच में क्या है, राजधानी है, तो वहाँ पे जल्दी कोई आक्रमण नहीं करता था। अगली पॉइंट है, मगध का विस्तार जो पटना गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ये पॉइंट आ जाता है मगध का कि मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। अगली पॉइंट है, अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिम्बिसार ने किसको हरा करके अंग को मगध में मिला लिया था। अगली पॉइंट है, मगध का उत्कर्ष, उसके राजवंश। ठीक है, मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र था जरासंध, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। इसका वर्णन जो है महाभारत में भी मिलता है। अगली पॉइंट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो है उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईस्वी पूर्व। इसका पॉइंट है, इस वंश की स्थापना बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिम्बिसार को। अगली पॉइंट है, बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। इसकी पहली पत्नी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। देखिए, जो भी राजा था सोचा था कि हम अपनी साम्राज्य को बढ़ाते रहें, विस्तार करें, इसीलिए एक दूसरे से क्या करते थे, लड़ाई करते रहते थे, जिससे नुकसान भी होता था अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। लेकिन बिम्बिसार सोचा कि लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है। जब कहा जाता है कि कुत्ता को गुड़ खिलाने से अगर मर जाता है तो पॉइजन खिलाने का क्या फ़ायदा, जहर खिलाने से क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और बोला कि मैंने क्या कर रखा, शादी की। ठीक है, पहला पत्नी कौशल की राजकुमारी से कर ली, और जब कर लिया तो क्या हुआ, दहेज उपहार में काशी मिल गया, ऑटोमेटिक मिल गया, पत्नी भी मिल गया और आपको क्षेत्र भी मिल गया। दूसरा, उसकी दूसरी पत्नी चेहलना या चिलना थी। चेहलना लिच्छवी के राजा चटक की पुत्री थी, यहाँ भी कर लिया। उसके बाद तीसरी शादी भी किया। तीसरी शादी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी से की। अब देखिए, 3 शादी जब कर ली तो 3 क्षेत्र से क्या होगा, इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। एक जगह से दहेज में मिल गया, 2 जगह से तो सहयोग मिलेगा। वो तो कभी आक्रमण नहीं करेगा, और जहाँ ये आक्रमण करेगा सहयोग करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी बहन यहाँ है। अपनी जहाँ बेटी बहन है उसको सहायता कौन नहीं करेगा। इसलिए अपनी साम्राज्य को विस्तार करने का एक कूटनीति इन्होंने बिम्बिसार ने अपनाया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अगली पॉइंट है, बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध। देखिए, यहाँ भी अपने दिमाग लगा दिया, चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत को उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। अब कोई दोस्त बीमार है, उसके लिए हम
डॉक्टर भेज दे तो ज़रूर है कि हमारे लिए क्या एक दोस्त के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा रहेगा और मदद करेगा। अगली पॉइंट है बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। इसी वंश को पितृहंता भी बोला जाता है। अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठते गया। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का संस्थापक बना और उसका वास्तविक नाम जो था कुणिक था। और क्वेश्चन आता है कि कुणिक किसका नाम था, तो अजातशत्रु का। या अजातशत्रु का एक और अन्य नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, तो कुणिक था। अगली पॉइंट है बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रिंसजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रिंसजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रिंसजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। देखिए अब इन्होंने देखा कि जब जो बिम्बिसार है नहीं और कौशल देवी है नहीं, है ना, तो फिर उस राज्य को वापस ले लेना ही उचित है और वहीं लेना चाहा तो क्या हुआ, इसके साथ युद्ध हुआ जिसमें वो हार गया। अगली पॉइंट है बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रिंसजित की पुत्री से वजीरा से हुआ। देखिए अब हार गया तो सोचा जब हार ही गए हैं तो एक ऐसा भी करें, पहले से भी संबंध था, एक और हम बना दें, तो अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दिया। अगली पॉइंट है अजातशत्रु ने वजी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में अपने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले जैन धर्म को अपनाया था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगली पॉइंट है अजातशत्रु 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में सप्तपर्णीय गुफा में बौद्ध संगीत का प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी कराया था। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में, कब और कहाँ हुआ था। तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में। यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बन रहा है। इस तरह से मैं बता दूं कि अगर इसी को आप सब्जेक्टिव में रूप में एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों ना, एक बार मात्र आप पढ़ लीजिए तो लाइफ में आपको फिर दिक्कत, बिहार से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और यहाँ पढ़े रहेंगे। दूसरा MCQ मैं करवा रहा हूँ एडिटेरिया का ही इसी का, तो इससे क्या होगा, आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता का अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर स्थापित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक जो है इस वंश का अंतिम शासक था। अगली पॉइंट है शिशुनाग वंश। इसका शासन जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वैशाली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, शिशुनाग ने। अगली पॉइंट है शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने मगध में अवंती के राजा को पराजित कर अवंती को मगध में किसने मिलाया था। अगली क्वेश्चन है इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया। यहाँ भी 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस एक लाइन में 4 क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। कालाशोक कब हुआ था, 383 में, और कौन था, द्वितीय बौद्ध संगीत था। अगली पॉइंट है कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों के ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगली पॉइंट है नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। इसका पॉइंट है महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है।
पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया गया है। अगली पॉइंट है दोस्तों, महापद्मनंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद ने के समय में हुआ। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सिकंदर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? घनानंद। ठीक है, सिकंदर कब आक्रमण किया? तो 326 में। और इसका उद्देश्य साम्राज्य छीनना नहीं था, इसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना, इसीलिए बार बार आक्रमण होता था। अगली पॉइंट है, और मैं बता दूं कि घनानंद जो था एक अयासी राजा हो गया था। इसको कुछ समझ में नहीं आता था, अपनी विलासों में डूबा रहता था, जिससे प्रजा के अंदर एक भय पैदा हो गया था कि क्या होगा। इसको प्रजा से कोई मतलब नहीं था और घमंड से चूर हो गया था, जिसके कारण विनाश होना तय था। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य को इन्होंने क्या किया था? अपमानित किया था, जिसका निर्णय हुआ, इसका डिसीजन ही हुआ कि लास्ट में इसको खत्म होना पड़ा और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुआ। चलिए देखते हैं अगला बिंदु क्या है। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्तियों के डर से ही सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दी। देखिए, जो नंद वंश था सब कोई जानता था कि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन सेना से लेकर सब तरह से, लेकिन जो राजा था ना वही क्या हुआ था, बाद में अयासी में डूब गया, जिसके कारण इसको विनाश होना पड़ा, क्योंकि उससे पहले आर्थिक सैन्य से लेकर के सब तरह से संपन्न था और यही घमंड था उसको। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान, देखिए चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना किया। देखिए, और मौर्य वंश की ये भी क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और या नंद वंश के बाद कौन सी आया वंश आया? तो मौर्य वंश आया। किसकी सहायता थे? तो चाणक्य की सहायता। ये सब क्वेश्चन आपको MCQ के रूप में आपको मिलेंगे। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण वंश जो है दोस्तों मौर्य वंश है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का मौर्य वंश का कार्यकाल है जो है 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो थे 321 से 298 ईसा पूर्व तक। जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के रूप में चिन्हित भी किया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अब आता है कि सेंट्रोकोटस किसने कहा है या जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। अगली क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम उन्हीं का है। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकटर, जब सिकंदर चला गया, वापस चला गया, तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस उस कुछ राज को दे दिया कि तुम यहाँ रहो। सेल्यूकस निकेटर को के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर लड़ाई करना चाहता था, जिससे क्या हुआ, युद्ध करना पड़ा। और साथ ही जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसके वो क्या किया, काबुल, कंधार, मकरान, हेरा को क्षेत्र को क्या किया, इसको वापस दे दिया। बदले में बोला कि सब राज ले लो, उससे हमको नहीं मतलब है, और 500 हाथी हमको उपहार में दे दी। चूँकि उस समय भारत में हाथी की संख्या काफ़ी होती थी। यहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप लोग भी सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाथी से युद्ध करते समय एक विशाल हाथी जब युद्ध करती थी तब बहुत को साइड कर देती थी। ठीक है, इसीलिए उसने दिमाग लगाया कि हम उपहार में क्यों नहीं ऐसा चीज़ ले लें जो हमको हमेशा काम आए। साथ ही वो उसके पश्चात, युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेना कार्नेलिया के साथ हो गया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि देख रहा कि अब तो मैं हार ही गया, और तो अब इसमें दिमाग लगा के क्या किया, शादी कर दिया कि हम
राज्य को ऐसे भी हम हथिया लेंगे, मेरी बेटी शासन करेगी, है ना। और इससे क्या होगा कि अपना संबंध भी स्थापित हो गया और बेटी की भी शादी कर दी। लास्ट में ये भी कहने लगा कि अगर मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि मैं तुमसे युद्ध करने तो नहीं आया हूँ, बट मैं ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा था अपनी बेटी को शादी करने के लिए, तो इससे अच्छा राजा या वीर लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे शादी अपनी बेटी का कर रहा हूँ। अगली पॉइंट है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज जो है इंडिका की रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका है, ठीक है, या इंडिका के लेखक कौन है, तब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये भी आता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए सभी पॉइंट को ध्यान से देखें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, देखिए कहाँ तक विस्तार था, हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीष्म अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलागोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत में तपस्या करने चला गया और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ये गुरु थे जैन धर्म के, इनको दीक्षा दिए और बोले कि आप इतनी बड़ी राजा है, और मैंने चढ़ा बढ़ा दिया कि आप इतनी बड़ी राजा है, इस देश के राजा है, आपको इससे क्या मतलब, अब तो आप पूरे प्रदेश जीत लिए ना, सबका राज कर लिए, अब आप क्या कीजिए, इस सब को त्याग दीजिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको, आप स्वर्ग में जाएंगे। और क्या करें कि चलें और उपासना करें, और उपासना करने के बाद आपको शरीर को त्याग देना है, और त्याग देंगे तो क्या होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। इस तरह से कुछ बता दिया और इनको ले जाकर के श्रवणबेलागोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए लगा दिया। और जब खाना पीना कोई नहीं खाएगा तो कितना दिन तक रहेगा, और धीरे धीरे उस विधि द्वारा क्या हुआ, ये अपने आप को त्याग दिए और इनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद यहाँ जो शासन किया उनका पुत्र था बिंदुसार, जिसका शासन था 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसे अमित्रघात, शीर्षसेन आदि नाम से भी जाना जाता था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। तो डाइमेकस नामक राजा किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। अगली पॉइंट है, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जो था दूसरा ही किस्म का लड़का था, गया उसको थूर थार के भेज दिया सब। तब उसके बाद अशोक को भेजा, और अशोक जो था बहुत चालाक व्यक्ति था, वो जाकर के डायरेक्ट हमला नहीं किया, सोच समझा कि कैसे हम हमला कर सकते हैं, सोच विचार कर किया और सबको वहाँ परास्त कर दिया। अगली पॉइंट है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी हुआ। देखिए जब पिता को जैन धर्म का था तो आजीवक संप्रदाय हुआ, क्यों हुआ, तो आप ही सोचिए कि जब पिता को कोई भी गुरु महान हुआ उसको उपासना के दौरान मार दे तो क्या ये कि कभी बन सकता है, उस धर्म को अपनाएगा नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि हम उस धर्म को नहीं अपनाएंगे, जो हमारे पिता की हत्या कर दिया और फिर मैं क्यों करूँगा, उस धर्म को क्यों पालन करूँगा, इसीलिए इन्होंने आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बन गया। अगली पॉइंट आता है अशोक, और अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अशोक के बारे में, और क्वेश्चन आना ही आना है। 269 से 232 ईसा पूर्व तक बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व में वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो राजा पहले जो थे अपने पुत्र को किसी क्षेत्र का एक राजा बना देते थे कि वहाँ का राज्य देखो, और वो जो था उसी के अधीन आता था। इस तरह से वो उज्जैन का राज्यपाल था। अगली पॉइंट है, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, तो अशोकवर्धन, या अशोकवर्धन कहाँ कहा गया अशोक को, तो पुराणों में। अगली पॉइंट है, मास्की एवं गुर्जरा में अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिन्हल अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की।
हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि जो भी हिस्ट्री है दोस्तों, किसी के द्वारा लिखा गया, जो जिसको मिल गया लिख दिया, उसी के आधार पर बना हुआ है, यानी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि किसी की हिस्ट्री जानना है तो किसी न किसी स्रोत से जो बीत गया है उसको निकाला जाता है, उसी के आधार पर लिखा जाता है। क्योंकि अगर हिस्ट्री भी अगर ना पढ़ें तो भी सही नहीं, चूँकि पिछला समय में हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे थे, क्या गलती किए हैं, उस गलती को हम ना दोहराएं, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी हो जाती है। अगली पॉइंट है, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में किया, कलिंग को मगध में शामिल कर लिया, और इसी कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया, अपने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म को स्वीकार किया। अगली पॉइंट है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था, उससे पहले क्या था, शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और ये भी पूछता है कि अशोक की बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने। और अशोक के क्या करते हैं, शासन प्रमुख वर्ष देखते हैं कि क्या है, तो 9वें वर्ष में क्या किया, कलिंग युद्ध किया, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों का अंकन, और 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी का यात्रा की, और अशोक ने कर को घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों अशोक तक आपका चैप्टर समाप्त होता है, और फिर इसका अगला भी वीडियो आएगा पूरा बिहार से। अगर आप इस तरह से सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा, आपका 2 बार 3 में रिवाइज हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि बिहार के कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर बिहार से क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि दोनों बुक को अगर मैं करा दूंगा तो आपको बिहार से, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार शिक्षक हो, BPSC हो, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और दोस्तों को शेयर कर लें, ताकि आपको और दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।